Welcome, friends, in another video of Quiet Shelf of SV. My name is Sahil Vats, and professionally, I am a chartered accountant. और थोड़ा बहुत खाली समय मिलता है तो मैं बुक्स पढ़ लिया करता हूँ। मुझे बुक्स पढ़ना काफी अच्छा लगता है। ये बुक मैंने पढ़ी थी, जैसा कि आप जानते ही हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था और मुझे काफी अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि ये बुक आप सभी के साथ भी एक बार पढ़नी चाहिए। इसका नाम है अक्टूबर जंक्शन। और पिछली वीडियोस में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि सुदीप और चित्रा पाठक, सुदीप यादव और चित्रा पाठक दोबारा मिले शाम को घाट के ऊपर, और उनके बीच में थोड़ी बहुत बातें हुई और सुदीप ने उसको अपना कार्ड दिया जिसमें उसने अपना होटल का नंबर दिया और बोला कि चाहो तो मुझे कॉल कर सकती हो। अब फिर वहां से वो चला गया और इस बीच हमने देखा कि वहां बैठे बैठे घाट के किनारे चित्रा ने रोना शुरू कर दिया था। और उसके बाद फिर सुदीप वहां से चला जाता है, ये पूछे बिना कि वो क्यों रो रही है। हालांकि उसे पूछना चाहिए था, लेकिन उसने ये नहीं पूछा। ठीक है, अब अगले दिन की बात है, शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 10 अक्टूबर 2010। अगले दिन सुदीप अपने प्रोग्राम के हिसाब से सारनाथ घूमा। वह बनारस क्यों आया था, इसकी सही वजह थी कि वह आजकल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत पैनिक करने लगा था। वो आजकल एंटी डिप्रेशन की दवाइयां भी ले रहा था। उसको एक डॉक्टर ने सलाह दी थी कि कुछ दिन वह अपने को इस दुनिया से एक कदम काट ले। सुदीप के बारे में कुछ बताता चलूं कि सुदीप ने किसी आईआईटी या आईईएस से पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि वो ट्वेल्थ क्लास तक ही पढ़ा था, ग्रेजुएट भी नहीं था। सुदीप बचपन से मैथ्स में बहुत अच्छा था, ओलंपियाड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसको मैथ्स के नंबर ऐसे समझ आते थे जैसे कि नंबर ना होकर लोग हों जिनकी शक्ल वह पहचानता हो। सुदीप को अखबार में आने वाली कंपनी के शेयर प्राइस याद हो जाते थे। वह शेयर वाले पन्नों को घंटों तक पढ़ता था। धीरे धीरे उसका शेयर में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि दलाल स्टेट नाम की मैगजीन लखनऊ में सबसे पहले खरीद कर पढ़ लेता था। जितना भी कुछ ऑनलाइन मिलता वह सब कुछ पढ़ जाता। वह शेयर मार्केट में बिना पैसे लगाए भी इस गेम को इतने अच्छे तरीके से खेलता था कि अगर उसने इतने पैसे लगाए होते तो कितने हो जाते। उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया और धीरे धीरे इस खेल का बड़ा खिलाड़ी हो गया। 12th के बाद 2 साल तक तो वह आईआईटी जेई की तैयारी का बहाना लेकर शेयर में खेलता रहा। उसने यह सब इतना चुपचाप किया कि घर पर किसी को पता नहीं चला। उन 2 सालों में एक ऐसा पॉइंट आया कि उसको लगा कि किसी भी कॉलेज जाकर वह अपना टाइम बर्बाद करेगा। वह आगे पढ़ाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। जैसे ही यह बात उसने अपने घर पर रखी, उसके पापा ने उससे बात करना बंद कर दिया। सुदीप को शेयर का इतना चस्का था कि उसको लगा कि लखनऊ में रहकर वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। वह घर वालों को नाराज छोड़कर मुंबई चला गया। जिस समय उसके दोस्त कुछ लाख रुपए के सालाना पैकेज की नौकरी के इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय तक सुदीप कई कंपनियों में शेयर इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमा चुका था। उसने जो कुछ भी बनाया था उसके लिए की दिन रात कोई मेहनत नहीं की थी। एक समय के बाद वह शेयर मार्केट से पैसे कमाने से भी बोर हो गया। वह अपना सारा ध्यान एक ही जगह लगाना चाहता था। उसने अपनी सेविंग के पैसे से बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी शुरू कर दी। साल 2008 में जब दुनिया भर में कई कंपनियां बंद हुई, उसी दौरान शेयर मार्केट क्रैश कर जाने पर सुदीप को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उसने ज्यादातर पैसे ऐसी कंपनियों में लगाया था जो क्रैश में बिल्कुल बंद होने की कगार पर चली गई थी। ले देकर बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी में उसका मन लगता था, इसलिए अभी बस उसी पर फोकस कर रहा था वो। अगर वह यह कंपनी को अगले 2-3 साल चला के ले गया तो वह अपने नुकसान की भरपाई कर पाएगा। उसको पहले से दिखता था कि पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में लोगों का ट्रेवल को लेकर उत्साह बढ़ने वाला है। आने वाले कल में लोग साल भर पैसे इसलिए बचाएंगे कि वे
घूम पाए। खैर, यह तो हुआ संदीप के बारे में। अब कहानी पर लौटते हैं। अपने होटल का नंबर देने के बाद सुदीप को थोड़ी बहुत सी उम्मीद थी कि शायद चित्रा का कॉल आ जाए। वह चित्रा के रोने की वजह जानना चाहता था, इसलिए नहीं कि उसकी कुछ मदद कर पाए, बल्कि इसलिए कि कम से कम उतनी देर उसका ध्यान कहीं और लगेगा। हम इतनी झूठी जिंदगी जी रहे हैं कि हम दूसरे को चुप करवाते हुए अपने आप को भी चुप करवा रहे होते हैं। चुप कराने से जब सामने वाला चुप हो जाता है तो बेचैनी और बढ़ जाती है कि हम खुद कहां जाकर रोए और हमें चुप कौन कराएगा। खैर, चित्रा का फोन आया नहीं। सुदीप के शेड्यूल के हिसाब से बनारस में आज उसकी आखिरी शाम थी। वह जाने से पहले फिर 80 घाट पर पहुंचा। पिजेरिया कैफे में उसने नींबू और शहद पानी ऑर्डर किया और बैठकर घाट की तरफ होती हलचल में खोने लगा। जब थोड़ी देर ने घाट से ध्यान हटाकर उसने कैफे के अंदर देखा तो सामने वाली टेबल पर चित्रा दिखी। उसने वहीं से हाथ हिलाया। चित्रा ने उसको देखा और हाथ हिलाया। सुदीप वहां से उठकर चित्रा की टेबल पर पहुंचा और बैठने से पहले पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जरूर, पूरा कैफे खाली है वैसे तो। यह बोलकर चित्रा हंस दी। उसकी हंसी फैलकर सामने ठहरी हुई गंगा में शाम के साथ घुल गई। तो कैसा रहा तुम्हारा ब्रेक? ठीक ठाक। तुम्हारा रोना पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो ही गया। मैं कल जा रही हूँ। मैं भी। किताब पूरी करना तो मुझे भेजना। जरूर। तुम क्यों रो रहे थे उस दिन घाट पर? मैं कहाँ रो रहा था? बकवास मत करो। मैं किसी से नहीं बोलूंगी। लंबी कहानी है। कल शाम 5 बजे की फ्लाइट है मेरी। तब तक तो बहुत टाइम है हमारे पास। इससे ज्यादा लंबी कहानी थोड़ी होगी तुम्हारे पास, और होगी भी तो तुम्हारे लिए एक टिकट कराना कौन सा बड़ा काम है। चित्रा ने अपने पिज्जा का आखिरी पीस खाते हुए बोला। पिज्जेरिया से निकलकर दोनों थोड़ी देर घाट पर बैठे बैठे रहने के दौरान ज्यादा कुछ बातें नहीं हुई। दोनों में से किसी को ऐसा लगा भी नहीं कि बातें खत्म हो गई, बस इसलिए कुछ भी बोलते चले जाए। करीब 1 घंटे बैठे रहने के बाद सुदीप ने चित्रा से अपने होटल के रूम पर चलने के लिए पूछा। चित्रा चलने से पहले थोड़ा सा झिझकी। हालांकि सुदीप के पास टैक्सी थी, लेकिन फिर भी घाट से निकलकर दोनों ने ऑटो किया। सुदीप होटल ताज में रुका हुआ था। ऑटो वाले ने ताज सुनकर बहुत ज्यादा पैसे मांगे। सुदीप पैसे देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन चित्रा ने ऑटो वाले को हड़का दिया। सुदीप ने भी कहा कि क्या फर्क पड़ता है। चित्रा बोली कि अपने आराम के लिए बाकी लोगों के रेट खराब नहीं करने चाहिए। सुदीप यह सुनकर याद करने लगा कि अभी तक की जिंदगी में उसने कभी मोल भाव किया ही नहीं। जब ऑटो लंका से निकल रहा था तो यूनिवर्सल बुक शॉप पर चित्रा ने ऑटो रुकवाया। दुकान में अंदर जाते ही चित्रा ने बिना एक भी मिनट गवाए मुराकामी की किताब काफका ऑन द शोर खरीदी। उसके पहले पन्ने पर उसने लाल रंग के पेन से लिखा, विद लव, लक एंड लाइट। इसके नीचे अपना ऑटोग्राफ स्टाइल में नाम लिखा और तारीख डाल दी, 10 अक्टूबर 2010, आज की तारीख। ऑटो में बैठते ही चित्रा ने सुदीप की तरफ किताब बढ़ाई। सुदीप ने किताब को उल्टा पलटा और कहा, मेरी लाइब्रेरी में मुराकामी की सारी किताबें हैं। तुम ये वाली रख लो, अपनी लाइब्रेरी वाली तुम मुझे भेज देना। यह कहते हुए चित्रा ने किताब का पहला पन्ना खोलकर सुदीप को दिखाया। आज 10 अक्टूबर 2010 है। ऐसा दुनिया के कुछ हिस्सों में माना जाता है कि आज का दिन शादी के लिए बहुत लकी होता है। सुदीप ने कहा, तुम मानते हो ये सब? चित्रा ने किताब बंद करके सुदीप के हाथों में थमाते हुए बोला, कभी कभी। मेरी तो शादी हो चुकी है। पहले पता होता तो आज के दिन ही शादी करती। चित्रा ने ऑटो वाले को चलने के लिए इशारा करते हुए कहा। सुदीप को शादी वाली बात से जितना चौंकना चाहिए था, उससे थोड़ा सा कम चौंका। यहाँ पर चित्रा के बारे में यह बताना जरूरी हो जाता है कि चित्रा ने आधी बात बताई सुदीप को कि उसकी शादी हो चुकी है। चित्रा का शादी के बाद डिवोर्स भी हो चुका था, वो भी 2 साल पहले। वह बनारस किसी कविता के इवेंट के लिए नहीं आई थी, बल्कि अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन वो उस शहर में नहीं रह पा रही थी। पति सही में कोई बुरा नहीं था उसका, बस कुछ लोगों के साथ नहीं मामला सेट हो पाता तो नहीं हुआ। चित्रा और उसका पति दोनों कॉलेज में साथ थे, उनकी लव मैरिज हुई थी।
चित्रा ने एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 साल नौकरी भी की थी। अब वैसे भी दुनिया में डिवोर्स होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, डिवोर्स ना होना ज्यादा बड़ी बात है। चित्रा बचपन से भी कुछ ना कुछ लिखने की शौकीन थी। चित्रा का कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ उसके संबंध अच्छे रहे हों। वह कभी ना कभी किसी न किसी बात पर लड़ लेती थी, थोड़ी मुंहफट थी, तो यह बात सबको अच्छी नहीं लगती थी। चित्रा को सब कुछ चाहिए था, नाम, पैसा, जिसके लिए वह बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी। उसका पति चूंकि इकलौता बेटा था, इसलिए डिवोर्स के बाद चित्रा पाठक को ठीक ठाक पैसा मिल गया था, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि चित्रा अपनी पूरी जिंदगी काट सके। वह सोचती थी कि किताब लिखकर वह अमीर भी बन जाएगी और पैसे भी कमा लेगी। 2 साल तक अपनी किताब पूरी ना कर पाने की वजह से वह जिंदगी में ठीक ठाक फ्रस्ट्रेटेड थी। खैर, चित्रा के बारे में जान लेने के बाद हम ऑटो में लौटते हैं, जहां चित्रा और सुदीप होटल की तरफ जा रहे हैं। वे ताज में रूम में जाएंगे या रेस्टोरेंट में, देखते हैं। लेकिन उससे पहले ऑटो वाले ने मनोज तिवारी का गाना बदलकर लग जा गले फिर ये हंसी रात होना हो चला दिया। गाना बदलते ही ऑटो के अंदर का माहौल भी बदल गया। माहौल तो बदलना ही था भाई, है ना। चित्रा को पता था कि होटल रूम में जा रही है। चित्रा ने सुदीप से पूछा, क्या पीते हो तुम? मैंने पीना बंद किया हुआ है, एलर्जी होती है। तुम क्या पीती हो? विस्की, लेकिन कभी कभार, जब बहुत खुश होती हूँ या बहुत दुखी। ऐसे केवल पीने के लिए नहीं पीती। ऑटो ताज के बाहर रुका। चित्रा ने फटाफट अपने पर्स से पैसे निकाल कर दिए। सुदीप ने पैसे लेने के लिए अपनी जेब टटोली, लेकिन तब तक चित्रा ने पैसे दे दिए थे। उसको जेब टटोलते देख चित्रा ने बोला कि वह बाद में कभी कहीं कॉफी पिला दे, हिसाब बराबर हो जाएगा। दोनों होटल के अंदर घुसे। गेट पर खड़ी सिक्योरिटी ने दोनों को थोड़ी अजीब नजर से देखा। सुदीप ने पूछा भी कि हम लोग रेस्टोरेंट में ही बैठ सकते हैं। चित्रा ने ही कहा कि आराम से रूम में बैठते हैं। सुदीप को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अजीब नहीं लगता अगर उसको यह ना पता होता कि चित्रा की शादी हो चुकी है। ऐसे तो लड़कियों के साथ रुकना सुदीप के लिए कुछ नया नहीं था। वैसे भी बहुत सी लड़कियां उसको मिलती थी, वे उससे ज्यादा उसके पैसे में इंटरेस्टेड थी। यह बात सुदीप को भी अच्छे से पता थी। सुदीप के लिए लड़कियों के साथ सोना या रुकना ऐसा कोई लाइफ का बड़ा सवाल नहीं था जिसके बारे में उसे एक सेकंड भी सोचना पड़े। कमरे में जाते ही चित्रा ने टीवी ऑन कर दिया। सुदीप वॉशरूम में मुंह हाथ धोने चला गया। शीशे के सामने उसने अपने आप को थोड़ी देर तक देखा। वह कुछ नहीं सोच पा रहा था। जब वह वॉशरूम से लौटा तो चित्रा आराम से बिस्तर पर टेक लगाकर पसर चुकी थी। सुदीप ने पूछा, क्या क्या ऑर्डर करना है? बस कुछ खाने का कर दो, दारू है मेरे पास। यह कहते हुए चित्रा ने अपना बैग की तरफ इशारा किया। क्या बात है, दारू बैग में लेकर चलती हो? अरे नहीं, आज बहुत अच्छा दिन है इसलिए सोचा कि आज पी जाए। ऐसा क्या है आज? कहानी का एंड मिल गया। वैसे भी अकेले पीती बैठकर इससे अच्छा है कंपनी मिल गई। लेकिन देखो, मैं तो पीऊंगा नहीं, मुझे एलर्जी है। ऐसा है, एलर्जी की दवा भी है मेरे पास। दारू पी लो फिर खा लेना, एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। चित्रा के इतना कहने के बाद सुदीप पर थोड़ा सा भी जोर नहीं डाला। जोर डाला होता तो वह शायद नहीं पीता, लेकिन चित्रा ने इस स्टाइल से पूछा कि सुदीप के मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। अगले 5 मिनट में दोनों पहला चीयर्स कर चुके थे। चीयर्स टू योर बुक, सुदीप बोला। तो अब बताओ, उस दिन तुम क्यों रो रहे थे? तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं कहाँ रो रहा था। देखो बेटा सुदीप, ऐसा है, माना तुम बड़े बिजनेसमैन होगे, लेकिन मैं भी कोई छोटी मोटी राइटर नहीं हूं। कब कौन रो रहा है पता चल जाता है। नाटक मत करो और बताओ। इसके बाद सुदीप यादव ने अपनी पूरी राम कहानी बताई। सुदीप की कहानी में कोई हीरोइन नहीं थी। उसके पास टाइम नहीं था इन सब के लिए। उसके बहुत कम दोस्त थे। जो थे जो थे भी, वे उसके पैसे की वजह से दूर हो गए थे। हालांकि कुछ दोस्त ऐसे थे जो हमेशा उसको जमीन पर रखते थे। जब भी उसको लगने लगता कि उसने जिंदगी में बहुत नाम और पैसा कमा लिया है, तो वह अपने सबसे करीबी दोस्त के पास जाता था और उसको बोलता था कि वह उसको गाली दे। सुदीप को पता था कि आसमान में है, लेकिन एक पांव जमीन पर रखना चाहता था। इसलिए वह बड़ी बड़ी पार्टी में बोर होता था, क्योंकि 99% लोग जो उससे मिलते थे उसको अपना आइडिया बेचना चाहते थे। अब तक वह अब तक
वह अब तक एक भी बिजनेस पर टिका नहीं था, इसलिए 2008 के शेयर मार्केट क्रैश के बाद वह बस अपनी वेबसाइट बुक माई ट्रिप को दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बनाना चाहता था। वह एक जगह फोकस करना चाहता था। उसको लगता था कि हर कंपनी बस उसने बेची और खरीदी है, खुद कभी लगकर कोई ऐसी कंपनी खड़ी नहीं की जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हो जाए। सुदीप अपने आप को ये प्रूव करना चाहता था। 2008 में अमेरिका में बड़े बड़े बैंक बंद हो रहे थे, इस चक्कर में पूरी दुनिया की हर इकोनॉमी पर उसका असर पड़ा। लोगों ने ट्रेवल कम कर दिया था, अभी ऑनलाइन पेमेंट करने में लोगों को उतना भरोसा नहीं था, इसलिए भी सुदीप की वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा था। उसकी कंपनी की वैल्यू करोड़ों में थी, उसको कुछ लोग पैसे देकर उसकी कंपनी में शेयर लेना चाहते थे, लेकिन सुदीप को लगता था कि अगर वह बाहर से पैसा लेगा तो उसको बाहर वालों की बात सुननी पड़ेगी। दिक्कत यह थी कि अभी सुदीप का बिजनेस जिस स्टेज में था, वहां बिना और पैसा डाले बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता था। मैं बनारस इसलिए आया था कि शांति से बैठकर सोच पाऊं मुझे अपने शेयर बेचने हैं कि नहीं। सुदीप ने शाम को तीसरा पैक खत्म करते हुए बताया। क्या सोचा है तुमने? मन तो नहीं है, लेकिन आगे बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए बहुत पैसे चाहिए यार। वो बिना शेयर बेचे तो आएंगे नहीं। इतनी बातचीत में 4 पैक तक आ चुकी थी। सुदीप ने उठकर सामने शीशे से पर्दा हटा दिया। होटल के कमरे से अक्सर शहर झिलमिलाते हुए सुंदर दिखता था। सुदीप 5 मिनट तक कमरे की खिड़की से बाहर सड़क पर आसमान में देखता रहा। सुदीप जब पर्दा हटाकर घूमा तो न केवल उसकी आंखें बल्कि गले पर भी आंसू थे। चित्रा ने बढ़कर उसको गले लगाने का सोचा, लेकिन लगाया नहीं। हालांकि ये मूवमेंट था जब चित्रा सुदेव के पास आ सकती थी, उसको कुछ पूछ सकती थी, कुछ बता सकती थी, वह गले लगा सकती थी, उसको समझा सकती थी कि कोई बात नहीं है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद पर एक नहीं न जाने कितनी दुनिया चल रही है। चित्रा वहीं बेड के पास पड़े एक टॉवल को उठाकर सुदीप को दे सकती थी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। चित्रा ने एक बार फिर सुदीप को गले लगाने का सोचा और तौलिया उठाकर आगे कर दिया। सुदीप ने तौलिए से अपना चेहरा ढक लिया। सुदीप ने अगर अपने चेहरे को नहीं ढका होता तो चित्रा कभी उसे गले लगाने की हिम्मत नहीं कर पाती। चित्रा ने सुदीप को गले लगा लिया। सुदीप और चित्रा एक दूसरे को गले लगाए वैसे ही कुछ देर खड़े रहे। हम कुछ काम क्यों नहीं करते और एकदम वही काम क्यों कर लेते हैं, इसकी कोई ठोस वजह कभी किसी को पता नहीं चलती। एकदम से हमारे अंदर वह कौन है जो बोल देता है कि रुको मत, आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर वह कौन है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। इसलिए शायद कहा जाता है कि हमारे हाथों में कुछ नहीं है। हम सब लोग पहले से प्रोग्राम किए हुए वीडियो गेम का हिस्सा हैं। जो चाहे गेम जीते, हारे, एक दिन बोर होकर कोई हमारी पावर सप्लाई बंद कर देगा। इसके बाद बहुत देर तक सुदीप चुप नहीं हुआ। वह फफक फफक कर बच्चे जैसा रोता रहा। आसपास देखकर पता ही नहीं चलता कि कौन कितने आंसू लेकर भटक रहा है। हमें सामने वाले का कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है, बस आंसुओं का हिसाब किताब कोई करता ही नहीं। दुनिया आंसुओं का हिसाब किताब कर लेती तो जीना थोड़ा आसान हो जाता। चित्रा ने सुदीप को चुप करवाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। चित्रा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वह जोर से रोना नहीं चाहती थी। सुदीप के रोने की वजह से चित्रा का भी गला भीग चुका था। रोते हुए सुदीप की नाक वैसे ही बह रही थी जैसे सबकी बहती है। सुदीप को रोने के कुछ देर बाद एहसास हुआ कि वो ऐसे क्यों रो रहा है भाई। कहानी में हीरो के रोने से कहानी कमजोर पड़ती है, नहीं तो हीरो। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस कहानी में हीरो में वो सारी कमियां हैं जो सब में होती है। वह अपनी जिंदगी में वो सब कुछ ठीक होने के बाद भी परेशान है। सुदीप अगर यहाँ नहीं रोता तो यह चित्रा उसको गले न लगाती। चित्रा अगर उसे गले न लगाती तो उसके गले से लेकर उसका टॉप नहीं भीगता। अगर यह सब नहीं होता तो सुदीप और चित्रा एकदम से इतने पास नहीं आए होते। सुदीप को 4 पैक भर रोने के बाद समझ आया कि वह बहुत हल्का महसूस कर रहा है। अब उसको चित्रा के पास से उठ जाना चाहिए। उठने से पहले उसने कहा, तुम ये सब किसी कहानी में तो नहीं लिख दोगी? चित्रा ने बड़ी ईमानदारी से कहा, पता नहीं, लेकिन सीन अच्छा है।
फिर दोनों हंस पड़े। सुदीप के जाने से पहले चित्रा वॉशरूम गई। उसने अपना मुंह धोया और ठीक उतनी ही देर अपने चेहरे में शीशे को देखा, और शीशे में अपने चेहरे को देखा जितनी देर सुदीप ने देखा था। वॉशरूम के शीशे ने वो शक्ल देखी जो चित्रा छुपा रही थी। सुदीप अब तक बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। उसने टीवी अनम्यूट किया। वहां अनजाना अनजानी फिल्म का तुझे भुला दिया गाना चल रहा था। तुम किस लिए रो रही थी उस दिन? बस यार ऐसे ही, मेरी लाइफ में इतने बड़े टेंशन नहीं है तुम्हारे जैसे। फिर भी पति कैसा है तुम्हारा? बहुत अच्छा था मतलब 2 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स हो चुका है? फिर क्यों रो रही थी? सुदीप ने हल्का सा मजाकिया अंदाज में पूछा। पति के लिए थोड़ी कोई रोता है यार। अच्छा पति नहीं मिला तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, उसमें क्या है? लड़कियों के लिए इतना आसान होता है क्या? फिर क्यों रो रही थी? मुझे ऐसे ही रोना आ जाता है बिना किसी वजह के। पक्का? हाँ पक्का। कुछ खाने का ऑर्डर कर दो। खाना खाने के बाद बताना क्यों रो रही थी। चित्रा मना कर सकती थी कि उसे नहीं बताना कि वह क्यों रो रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने कहा, कल सुबह सुबह घाट पर नाव में बताऊंगी। बोलो, चलेगा तुम्हें? एक दिन में एक का ही रोना काफी नहीं है। सुदीप तुरंत तैयार हो गया। सुदीप के मन में आया कि वह पूछे कि रात के 1 बज चुके हैं, वह इतनी रात में अपने कमरे पर जाएगी। सुबह वह उसको कहां से लेगा? चित्रा इतना कुछ नहीं सोच रही थी। सुबह यहीं से चलेंगे कि तुम्हें होटल से लेना है? सुदीप ने पूछा। 1 बज रहा है, 5:30 पर निकल लेंगे यहीं से। तुम्हें सोना है? नहीं, मुझे तो नहीं सोना। तो ये बताओ, तुमने 35 की उम्र में रिटायर होने का सोच रखा है? करोगे क्या तुम रिटायर होकर? तुम मजाक उड़ाओगी। अरे बता दो यादव जी। यार रिटायर मतलब रिटायर, कुछ करना ही क्यों है? कुछ करना ही ना पड़े इसलिए तो रिटायर होना है चित्रा पाठक। फिर भी टाइम पास कैसे करोगे? बोर नहीं हो जाओगे? नहीं, दिन भर बैठकर चिल करूंगा, अपने बच्चों के साथ खेलूंगा, घर के खेत में फूल पत्तों को पानी दूंगा, मुराकामी की बची हुई किताब पढ़ूंगा। तब तक तुम्हारी किताब भी आ गई होगी तो वो भी पढ़ लूंगा। इतने बोरिंग तुम दिखते नहीं हो यादव जी। इसमें बोरिंग वाली क्या बात है पाठक जी? रिटायर होने का आइडिया ही इतना बोरिंग है। आप पागल हैं क्या पाठक जी? सोचो, 35 की उम्र में आदमी एकदम आजाद। नॉर्मल आदमी उस समय अपने बच्चे के एडमिशन से लेकर अपने करियर तक सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। ये वही उम्र है जब माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं। सबको पता है कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, फिर भी आदमी उनको टाइम नहीं दे पाता। इन शॉर्ट, आदमी अपने पास्ट और अपने फ्यूचर के बीच पिस रहा होता है। चलो मान ली तुम्हारी बात। तुम्हें इतने अटेंशन की आदत पड़ चुकी है, इतने लोग जानते हैं तुम्हें, तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं, उनका क्या करोगे? उनसे कैसे पीछा छुड़ाओगे? लग रहा है मेरे बारे में सब कुछ गूगल कर लिया तुमने। और क्या? लेकिन एक बात है क्या, तुम अपने ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल से कितने अलग हो। हर आदमी अपने फेसबुक प्रोफाइल से अलग होता है। खैर, तुम्हारे रिटायरमेंट की बात हो रही थी, इतने पॉपुलर हो तुम, उसका क्या करोगे? तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा कि मैं चाहता हूँ तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं मरूं तो किसी को पता ना चले, कोई शोर ना मचे, कोई ना रोए, सोशल मीडिया पर मेरी तारीफ में लंबे लंबे पोस्ट ना लिखे जाएं, ना ही कोई मेरी फोटो शेयर करके मेरे बारे में कोई कहानी सुनाए। मरने की इतनी सारी बात कर रहे हो, मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो वो भी बता दो। मैं कभी बूढ़ी होने वाली हूँ मैं ना कभी बूढ़ी होने वाली हूँ, ना ही कभी मरने वाली हूँ। चित्रा ने यह कहते हुए सुदीप के कंधे पर सर रख लिया और दोबारा बोली, मुझे मरने की बात से डर लगता है। आई होप मेरे सिर रखने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। सुदीप ने हाँ या ना कुछ भी जवाब नहीं दिया। सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दो। अलार्म के लिए मोबाइल खोलना पड़ेगा। रिसेप्शन पर बोल देता हूँ। इन सब बातों में करीब 2:45 बज चुके थे। चित्रा की आंखों में नींद नहीं थी, सुदीप की आंखों में नींद ही नींद थी। कल जब मैं बहुत बड़ी राइटर हो जाऊंगी तो तुमसे किताब लॉन्च कराऊंगी। तुम्हारे सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर हैं, उसके 5% भी किताब खरीद ले तो मेरी किताब बेस्ट सेलर बन जाएगी। कितना किताब प्रमोट करने में नाटक तो नहीं करोगे? चित्रा को यह एहसास ही नहीं था कि सुदीप सो चुका है।
उसने अपना मोबाइल खोला, अपनी और सुदीप की एक फोटो क्लिक करी, फोटो को एक दो बार देखा और फोटो डिलीट की और सोने की कोशिश करने लगी। फोटो खींचकर उसको 5 सेकंड बाद डिलीट कर देने के पीछे क्या वजह होगी, यह कहना मुश्किल है। कम से कम यह बात कहानी लिखते हुए तो मुझे समझ नहीं आई कि चित्रा ने ऐसा क्यों किया। चित्रा अपनी जिंदगी में जितना सुलझी हुई थी, उस हिसाब से तो उसे फोटो ही नहीं खींचनी चाहिए थी। वह कोई कॉलेज की लड़की थोड़ी थी जिसके मन में दुनिया को लेकर कोई कड़ुवाहट ना हो। खैर, कुछ बातें जो मुझे समझ नहीं आई, मैं उसको वैसे की वैसे लिख दे रहा हूँ। शायद पढ़ने वाले को अपने हिसाब से कहानी लिख दे रहा हूँ कि शायद पढ़ने वाले अपने हिसाब से कहानी बढ़ा और घटा लेंगे। मुझे बस इतना पता है कि हर कहानी को खत्म करने के कई मौके आते हैं, लेकिन अभी किरदार तो कभी लेखक की जिद के आगे वे मौके फ्रीज नहीं हो पाते। किसी पल को फ्रीज कर लेने की नाकाम कोशिश होती रहनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या बचाना था और क्या गंवाना था, यह बात आखिर से पहले समझ ही नहीं आती। वह फोटो डिलीट कर देने के बाद भी फोल्डर में थी। चित्रा ने उस फोटो को डिलीट वाले फोल्डर से दोबारा डिलीट करके उसकी उस फ्रीज मूवमेंट को आजाद कर दिया। तो गाइस, लेट्स रैप अप दिस वीडियो हियर। एंड आज हमने ये पढ़ा कि कैसे सुदीप और चित्रा तीसरी बार मिले और इस बार वो घाट से बाहर निकलकर अपने होटल रूम में चले गए और वहां पे उन्होंने कितने शालीनता से और कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे के मन की बात साझा करी, खासकर सुदीप ने। और इस बीच राइटर ने जब हमें सुदीप के बारे में बताया, तो उसने बताया कि जब उसने कॉलेज छोड़ा तो उसके पिताजी ने उससे बात करनी बंद कर दी थी। और आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में या उससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सुदीप ने कचौरी खाते हुए एक बाप बेटे को देखा और उसको अपने पापा की याद आई और उसने टेलीफोन बूथ पर जाके अपने पापा से बात की, लेकिन बात सिर्फ 2 रुपए की थी। और मैंने पूछा था आपसे कि वो बात उसने सिर्फ 2 रुपए की क्यों करी, ये हम अगली वीडियोस में देखेंगे। और आज हमें ये रीजन समझ में आया कि उसने बात सिर्फ 2 रुपए की क्यों करी, क्योंकि उसके इस डिसीजन से कि वो अब आगे नहीं पढ़ना चाहता और अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, उसके पिताजी उससे नाराज थे और बातें कम और बात करना ही बंद कर दिया था। तो इस वजह से उनके बीच में सिर्फ 2 रुपए की ही बात हो पाई। और उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे सुदीप और चित्रा ने अपने फ्यूचर के बारे में बताया। बेसिकली सुदीप ने ही बताया, चित्रा ने तो बताया कि हम कल सुबह घाट पर नाव में बताएंगे। तो अब देखते हैं कि कल सुबह घाट पर नाव में क्या होता है। क्या चित्रा सुदीप को बताएगी और क्या सच बताएगी, ये ऐसे ही टरका देगी। देखते हैं और बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो के लिए। और तब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको बुक्स पढ़ना तो पसंद है लेकिन बुक्स पढ़ने का समय नहीं मिलता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।